हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ाए जाएंगे और ये संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस विशेष रूप से आपके पेपर 1 और 2 के लिए दोनों के लिए लिए गए हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और सबकी एक अच्छे से व्याख्या दी जाएगी, तो क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणां कृते कः मार्गः उत्तमः। ऐसा कह रहे हैं कि छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षकों के लिए कृते कः मार्ग उत्तम, कौन सा मार्ग उत्तम है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन निर्देशनार्थम छात्रेभ्यः केचन प्रश्नाः दातव्याः। पाठ निर्देशों के लिए छात्रों को कुछ प्रश्न देने चाहिए, ये मार्ग उत्तम है। या फिर पाठ अवबोधनार्थम छात्राः नूतन शब्दानाम अर्थान स्मरेयुः। पाठ के अवबोधन के लिए छात्रों को नए शब्दों के अर्थ याद करवाएं। या फिर छात्राः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरयितव्याः। छात्रों को पाठ्यांश पर आधारित पाठ्यांशम अधिकृत्य मतलब पाठ पर आधारित स्वयं नूतन चिंतनशील खुद ही नए नए चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रश्न निर्माण करने के लिए प्रेरितव्याः प्रेरित करना चाहिए। या फिर छात्राणां कृते अवबोधनात्मक, यहाँ पर अवबोध है, हाँ, अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसराः दातव्या। ऐसा कह रहे हैं कि छात्रों के अवबोधन, छात्रों के सीखने के कार्यार्थम कार्य के लिए अवसराः दातव्या, अवसर देना चाहिए। तो देखिए कह रहे हैं कि बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक जो है उसको मतलब टीचर जो है ऐसा कौन सा मार्ग उत्तम, टीचर के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसमें सर्वोत्तम वाला हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि सी नंबर में ऐसा कह रहा है कि छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत मतलब पाठ पर आधारित, जो पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस पर आधारित स्वयं नूतन खुद से नए नए चिंतनशील प्रश्नों का निर्माण करने के लिए जब टीचर जो है छात्रों को प्रेरित करेगा, तो छात्र जो है उनमें जितने भी कौशल हैं उसका विकास होगा। क्योंकि उन सब वो मतलब बच्चे जो है अपनी सारी स्किल इसमें लगा देंगे प्रश्न का निर्माण करने में, तो इससे उनकी स्किल भी डेवलप होगी और टीचर को इसके बारे में पता भी चलेगा। तो इसमें आपका ये सी नंबर राइट होगा। इसके बाद देखिए शीर्षक वाक्य न अभिप्रायः अस्ति। ऐसा कह रहे हैं इसमें कि शीर्षक जो है शीर्षक वाक्य के से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? निबंधनस्य मुख्य भावः, निबंध का मुख्य भाव, काव्यस्य निबंधस्य व शीर्षकम, काव्य निबंध व मतलब निबंध का मुख्य भाव क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं, मतलब ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ऐसा कह रहे हैं कि मुख्य भाव क्या होता है, शीर्षक होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कह रहे हैं कि निबंध का मुख्य भाव शीर्षक और वाक्य से ये अभिप्राय है। बी नंबर काव्यस्य निबंधस्य वा शीर्षकम, काव्यत्व निबंध का शीर्षक। या फिर अनुच्छेदस्य प्रमुखः विचारः, अनुच्छेदस्य प्रमुखः विचारः, अनुच्छेद का प्रमुख विचार। या फिर कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य व उपशीर्षकम, किसी निबंध अथवा प्रलेख का उपशीर्षक। तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि निबंध का मुख्य भाव, इसका क्या अर्थ हुआ कि निबंध का मुख्य भाव जो होता है
उसी को शीर्षक कहा जाता है। ठीक, उसके अंदर जो भी मुख्य भाव है उसी को शीर्षक कहा जाता है, जो केवल एक ही होता है। लेकिन जो शीर्षक होता है वो एक निबंध के अनेक अनुच्छेद में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, शीर्षक जो होता है वो एक निबंध के अनेक अनुच्छेदों में अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए ये जो है आपका सही नहीं है। और सेकंड ऑप्शन देखिए, काव्य अथवा निबंध का शीर्षक, इसका अर्थ क्या हुआ कि शीर्षक किसी काव्य अथवा निबंध का संकेत मात्र होता है। शीर्षक क्या होता है, किसी काव्य अथवा जो निबंध होता है उसका एक संकेत मात्र होता है। ठीक है, और ये संपूर्ण विषय के बारे में सूचना नहीं प्रदान करता, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें डी नंबर किस प्रकार, देखिए इसमें क्या है कि किसी निबंध अथवा प्रलेख का उपशीर्षक, उपशीर्षक जो होता है वो किसी भी निबंध या प्रलेख के छोटे छोटे शीर्षक होते हैं। ठीक, कोई भी निबंध हुआ और प्रलेख जो होता है उसका छोटा छोटा शीर्षक जो होता है उसी को उपशीर्षक कहा जाता है, जो उसके बारे में संपूर्ण या मुख्य जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, अतः ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें जो आपका ये ऑप्शन है थर्ड नंबर, अनुच्छेद से प्रमुख विचारा है, ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आपका सही हो जाएगा। शीर्षक वाक्य के अभिप्राय अनुच्छेद का प्रमुख विचार होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी नंबर। 18 क्वेश्चन देखेंगे आप। छात्राः शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताः भवेयुः, परस्परं मिलित्वा वसेयुः, अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुः सज्जिताः भवेयुः इति एतैः भावैः सम्बद्धः शिक्षाशगः कथ्यते। ठीक है, एतैः भावैः सम्बद्धः शिक्षा कथ्यते, ये थोड़ा रॉन्ग है, इसको नहीं ये सगा कुछ नहीं इसमें, शिक्षा कथ्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्रा शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयुः, छात्र जो है वो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होंगे। परस्परम मिलित्वा, परस्पर मिलित्वा मतलब मिलकर, मिल प्लस अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, मिलकर रहे, वसेयुः रहेंगे, अन्य शाम कृते और अन्य कार्य करने, कृते च कार्यम कर्तु कार्य करने के लिए, सज्जिता भवेयु सज्जित होंगे, इति एतई भावै संबद्ध शिक्षा कथ्यते, ऐसा कह रहे हैं कि इस प्रकार के भाव से संबंधित शिक्षा को क्या कहा जाता है। छात्र जो है वो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित हो रहे हैं और परस्पर मिलकर रहेंगे। ठीक है, अन्य कार्य करने के लिए सज्जित होंगे। इस प्रकार के भाव से संबंधित शिक्षा को क्या कहा जाता है, दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है, शैक्षणिकता कहा जाता है, व्यवसायिक शिक्षा या फिर मूल्य शिक्षा कहा जाता है। तो देखिए इसका अर्थ यह हुआ मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा में क्या हुआ, ये मूल्य जो होता है वैल्यू से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में इसको वैल्यू कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, प्रभावशाली, तेजस्वी या फिर उत्साही होना। मूल्य शिक्षा से तात्पर्य यह हुआ कि सद्गुणों, बच्चा क्या करता है, वो सद्गुणों को प्राप्त करता है। ठीक है, शिक्षा तो वो लेता ही लेता है, उसके बाद उसमें जो भी सद्गुण हैं, अच्छी चीजें हैं, वो बच्चा जो है प्राप्त करता है। ऐसी शिक्षा जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, आप भी तो ऐसा ही सीखना चाहेंगे ना, जो मूल्यवान हो, हमें पूरी तरह से वो सक्षम बनाए हर एक कार्य को करने के लिए, वो चाहे सामाजिक कार्य हो या फिर घर परिवार का कार्य हो। तो शिक्षा क्या करती है, हमें मूल्यों को सिखाने का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मूल्य शिक्षा में निहित होंगी। ठीक है, ये आपका सब कुछ मूल्य शिक्षा में निहित होगा। अब मूल्य शिक्षा में होता क्या क्या है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये आपको प्रदान कौन करता है, ये आपको माता पिता से मिलता है, माता पिता से और
गुरुजन से मिलता है, ठीक है, गुरु से मिलता है। उसमें होता क्या है, मूल्य शिक्षा के अंतर्गत प्यार आता है, स्नेह आता है, सहयोग आता है, ठीक, सहयोग आएगा, नेतृत्व करना, ठीक है, नेतृत्व आएगा, देश के प्रति प्रेम होगा, ये सब मूल्य में आता है। ज्ञान की खोज, ठीक, ज्ञान की खोज, बुजुर्गों का सम्मान करना, आत्म अनुशासन, आत्मा आत्मानुशासन या फिर अनुशासन, समाज सेवा करना, ठीक, समाज सेवी बनना, समाज सेवा, वातावरण संरक्षण, उदारता होना आपके अंदर, कितना उदार, आप कितने उदार हैं, आज्ञाकारिता, किसी की आज्ञा का पालन करना, ठीक है, ज्ञान की खोज करना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, मूल्य शिक्षा के अंतर्गत। अब थोड़ा थोड़ा हम इन सब के बारे में देख लेंगे। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा होती है कि छात्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमित तौर पर संस्थान में जाकर पढ़ाई करना होता है, ठीक, सॉरी, पढ़ाई संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्य शिक्षा में विद्यालय में जाना होता है, ठीक है, विद्यालय और महाविद्यालय का इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा, देखिए दूरस्थ शिक्षा में आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ठीक, लाइक करिस्पॉन्डेंस जो होता है इसको समझ सकते हैं आप, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। शैक्षणिकता में क्या हो गया, शैक्षणिकता का क्षेत्र व्यापक होता है, ये सभी प्रकार की शिक्षा से संबंधित होता है, जबकि जो मूल्य शिक्षा होती है उसका प्रयोजन छात्रों का कल्याण करना होता है, ठीक। व्यवसायिक शिक्षा में क्या हो गया कि उच्च प्राथमिक स्तर या महाविद्यालय स्तर पर दी जाती है ये, ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं, ठीक, व्यवसाय चुनाव करते हैं उसके लिए पढ़ते हैं। तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 19 क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें कह रहा है कि पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दानां सहाय्येन नूतनानां अपरिचितानां शब्दानां अर्थज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। पाठ्यवस्तु निहित, पाठ्यवस्तु में निहित शब्द, विभिन्न शब्दानां सहाय्येन, शब्दों की अनेक जो शब्द हैं उसकी सहायता में, नूतना नाम, नूतन मतलब क्या होता है, नया, नूतन मतलब नया, नए अपरिचित शब्दों, शब्दानाम, शब्दों के अर्थ ज्ञान प्रक्रिया, शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया से केन कौशलेन संबद्धा, अर्थ ज्ञान प्रक्रिया कौन से कौशल से संबंधित है। ऐसा कह रहे हैं कि पाठ्य वस्तु में जो निहित शब्दों की सहायता से जो नए और अपरिचित शब्द हैं, जिससे आप परिचित नहीं हैं, ऐसे शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो ज्ञान प्रक्रिया में कौन से कौशल से संबंधित है। श्रवण कौशल से संबंधित है, भाषण पठन से, फिर लेखन से संबंधित है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये जो है आपका पठन कौशल से संबंधित है, ठीक। पठन कौशल का अर्थ क्या हुआ कि भाषा की लिपि को पहचानना, पहचानना और उसके बाद उसका उच्चारण करना और अर्थ ग्रहण करना, ठीक। लिपि पहचानना, लिपि पहचानना, उसके बाद क्या करना, उच्चारण आता है इसमें, और उसके बाद अर्थ ग्रहण करना। ये सब किस में आता है, ये आपका पठन कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल है, इसलिए भाषा शिक्षा में इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्णमाला के जो सभी अक्षर होते हैं उसको पहचान कर पढ़ना, विद्यार्थियों की तीव्र गति में पठन का अभ्यास कराना, और खुद से जो अध्ययन किया जाता है उसकी आदत का विकास करना, ये होता है, उस उद्देश्य होता है। आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है इससे, पठन कौशल से।
और छात्रों में एकाग्रता, तत्परता, रुचि जागृत होती है। उचित हाव भाव के साथ पढ़ने, जिस तरह का आप काव्य पठन कर रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे गद्य हो, पद्य हो, उसको फील करके, महसूस करके पढ़ना। ठीक। दृश्य इंद्रियों की क्रियाशील करना, मतलब जैसे आप कुछ देख रहे हैं, टीवी में नाटक देख रहे हैं, तो उसको आपकी इंद्रियां जो है उसको अनुभूति करे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग जो है कोई मूवी देख के रोने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं, तो ये सब क्या हुआ, आपकी इंद्रियां उसको महसूस कर रही हैं। तो ये किस में आता है, ये सब पठन कौशल में आता है। तो इसलिए पाठ्य वस्तु में निहित शब्दों की सहायता से नए अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया जो होती है वो पठन कौशल से संबंधित होती है। श्रवण में क्या आ जाता है, सुनने से छात्र शब्द अथवा लिपि को सुनता है तथा सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। और भाषण में क्या होता है, भाषण कौशल का संबंध मौखिक अभिव्यक्ति से है। ठीक। भाव ग्रहण करने के पश्चात ही भाषण किया जाता है। जब भाषण कैसे करोगे, ऐसे थोड़ी जो है उसको समझोगे क्या बोलना है हमें, तभी तो किसी दूसरे के सामने आप उसको बोल पाओगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाव को आप जब ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद भाषण दिया जाता है। लेखन में लेखन कौशल का संबंध लिखित अभिव्यक्ति से है। ठीक। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन देखेंगे। अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। ऐसा कह रहे हैं कि जो अवबोधनात्मक परीक्षण, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पाठ का शीर्षक, पाठ से शीर्षकम, संदर्भ से ज्ञानम, संदर्भ का ज्ञान होना, पाठेषु उपशीर्षकाणि, पाठ का उपशीर्षक, लेखना अभ्यास, लेखन का अभ्यास करना। तो देखिए अवबोधन मतलब सीखना। ठीक है। अवबोधन क्या होता है, यह एक ज्ञान होने की अवस्था है। इसमें क्या क्या आता है, विषय वस्तु से संबंधित पद आते हैं, प्रत्यय आते हैं, तथ्य आते हैं। ठीक है। या फिर संकेत के बारे में जानना भी आता है इसमें, कि संकेत के बारे में जानना। छात्र क्या करते हैं इसमें, इससे विषय वस्तु की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक। विभिन्न जानकारी, तथ्य, सूचनाओं के बारे में पता कर सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं अवबोधन में। तो इसमें क्या होता है कि संदर्भ के ज्ञान से ही होता है ये। ठीक है। तो अवबोधनात्मक परीक्षण जो होता है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होगा आपका बी नंबर, संदर्भ ज्ञान। ठीक है। पाठ का उपशीर्षक, पाठ का शीर्षक, फिर पाठ का उपशीर्षक, फिर लेखन अभ्यास आपका नहीं होगा ये तीनों। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा बी नंबर। किसी भी पाठक के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन पूर्ण होता है। ठीक। बिना संदर्भ का ज्ञान हुए आप पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। छात्र जो होता है वो पाठ को भली भांति समझ सकता है और तभी जो है अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है। उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जब वो समझ ही नहीं पाएगा तब उसका अवबोधन क्या करोगे, आप उसकी ज्ञान की का परीक्षण कैसे करोगे। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन। वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्रायः अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि वाचन संदर्भ में संचय कौशल से अभिप्राय क्या है, टिप्पण स्वीकरणम, टिप्पणी का स्वीकार करना, या फिर विश्लेषण, या फिर सी नंबर व्याख्या, या फिर टिप्पणी निर्माणम, क्या होता है। तो देखो वाचन संदर्भ में संचय कौशल से अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ इसमें राइट आंसर होगा कि टिप्पण निर्माणम, टिप्पणी का निर्माण करना। देखो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिप्पणी का निर्माण करना।
टिप्पणी स्वीकरण में क्या होता है कि टिप्पणी को स्वीकार करना, मतलब अर्थ ग्रहण करना एक तरह का। किसी के द्वारा बोला गया अथवा लिखे हुए के बारे में अर्थ ग्रहण करना, ये आपका हो गया टिप्पणी को स्वीकार करना। विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण जो होती है वो वाचन में मध्य की प्रक्रिया होती है। ठीक, छात्र क्या करता है, वो जो भी उसके पास तथ्य हैं उसको क्या करता है, विश्लेषण करके टिप्पणी का निर्माण करता है। तथ्यों का संग्रह नहीं होता है, यह उन पर चिंतन व मनन किया जाता है। ठीक, तथ्यों का संग्रह नहीं है, फिर चिंतन या मनन, एक एक चीज को तोड़कर उसको उसका विश्लेषण करना। व्याख्या तो जानते हैं हम, व्याख्या करना किसी भी चीज का। और टिप इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टिप्पणी निर्माण करना। ठीक, वाचन संदर्भ में संचय कौशल से अभिप्राय टिप्पणी का निर्माण करने से है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषण कौशल में मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है? भाषण कौशल में मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? संभाषण है, निरंतरम श्रवणम, निरंतर श्रवण करना ये अनिवार्य है। सुनना मतलब निरंतर सुनना, या फिर संवाद लेखन, या फिर भावानुगुणम पाठ्य वस्तुतः विश्लेषणम, भावों के अनुरूप पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। निरंतर श्रवण करना मतलब लगातार सुनते जाना। ठीक, किसी भी चीज को जो है वो सुनते जाना। संवाद लेखन में क्या हो जाएगा कि विचारों को लिखित अभिव्यक्ति है, ये विचारों की लिखित अभिव्यक्ति है ना, मौखिकता। ठीक है, संवाद लेखन क्या हो जाता है कि संवाद लेखन ये विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका भावानुगुणम पाठ्य वस्तुना विश्लेषण, इसमें क्या जाएगा कि भावों के अनुरूप पाठ्य वस्तु के विश्लेषण से पाठ में आए जो नए नए विचार हैं, भाव हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है इसमें। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भाषण कौशल वाले में, ये हो जाएगा संभाषणम। भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए संभाषण अनिवार्य है। इससे क्या होगा, छात्र जो है अपने भाव विचारों या फिर जो भी चीजें उन्होंने अनुभव किया है, ठीक है, अर्जित किया है, अर्जित जो भी मतलब उन्होंने जितने भी अनुभवों को अर्जित किया है उसको वो अपने द्वारा जो है उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, व्यक्त करने की योग्यता का विकास होता है इसके द्वारा। भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए संभाषण जो है वो बहुत ही अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। गृह कार्य के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छात्राः गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचि प्रदर्शयेयुः। छात्रों का जो गृह घर में जो नवीन पाठ है, नए नए पाठ हैं, उसको पढ़कर रुचि को प्रदर्शन करना। फिर बी नंबर, अभिभावका जानियो, अभिभावक जो भी जानते हैं, यत छात्रा विद्यालय किम किम, मतलब अभिभावकों को जानना कि छात्रों ने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा। या फिर पाठित पाठान, पढ़े हुए पाठ को अधिकृत अभ्यासम कुर्यु, और अधिक अभ्यास करना। पाठने छात्र रुचि वर्धनम, पढ़ने के लिए छात्र में रुचि को बढ़ाना, ये आपका राइट होगा। देखिए 23 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गृह कार्य में आपको क्या देना चाहिए, गृह कार्य में ऐसा देना चाहिए कि पाठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्यु हो, जो भी पाठ पढ़ाया जाना है उसको और अधिक अभ्यास करना। ठीक है, अभ्यास का कार्य देना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
24 क्वेश्चन देखेंगे। वाचन अभ्यास समय कोऽपि छात्राः पाठगतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्य शब्दम, ये किमपि है, ठीक है, किमपि अन्यम शब्दम वदति अध्यापकेन किम कर्तव्यम। इसका अर्थ यह हुआ कि वाचन अभ्यास के समय को अपि, कोई भी छात्राः, छात्र पाठगत पाठगतस्य शब्दस्य, पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्दों के स्थान पर किमपि, स्थान पर अन्य शब्द, किमपि अन्यम शब्दम वदति। ऐसे कह रहे हैं कि वाचन अभ्यास के समय कोई भी छात्र पाठ के अंदर आए हुए शब्द के स्थान पर अन्य शब्द बोलता है, ठीक। अध्यापकेन किम कर्तव्यम, अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। पुनः पठतु इत्यादेश इत्यादेशः शीघ्रम एव दातव्यः, पुनः पढ़ने के लिए शीघ्र ही आदेश देना चाहिए। छात्रः संपूर्णम अंशम पठेत इति विचार्यम तत्क्षणम किमपि न वक्तव्यम। ऐसा कह रहे हैं कि छात्र के पूरा अंश पढ़ने के पश्चात इस पर विचार करके उसी क्षण कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कह रहा है कि विचार करने के बाद ही छात्रों के अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण कर मानना चाहिए, या फिर तत्क्षणम एव शुद्धिकरणीय, तत्क्षणम क्षणम एव शुद्धि ही करणीय। ऐसा कह रहे हैं कि उसी क्षण ही शुद्धि करवा देनी चाहिए। या फिर श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड, मतलब बोर्ड जो है वहां पर शब्द द्वयम लिखित्वा, शब्दों को लिखकर छात्रा शुद्धम शब्दम पुनः पठेत इति निर्देष्टव्यः। श्यामपट पर लिखकर छात्र को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, उनको शुद्ध करवाना चाहिए। छात्रा शुद्धम शब्दम पुनः पठेत, छात्र जो है शुद्ध शब्द को पुनः पढ़वाना चाहिए, ऐसा निर्देश देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर आप लिखो शब्द को, उसके बाद छात्रों को उसको पढ़ने के लिए कहो, ऐसा निर्देश देना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वाचन अभ्यास के समय कोई भी छात्र पाठ के अंदर आए हुए शब्दों के स्थान पर नए शब्द बोलता है, तो इसके लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र के पूरा अंश पढ़ने के पश्चात, जब छात्र पूरा का पूरा पढ़ ले, छात्र संपूर्णम अंशम पठेत, छात्र जब पूरा संपूर्ण अंश जो है पढ़ लें, उसके बाद इति विचार्य तत्क्षणम, उस पर विचार करके उसी क्षण किमपि ना वक्तव्यम, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। विचार करने के बाद ही छात्रों के अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करवाना चाहिए, ठीक है। पठन संबंधी त्रुटियों में क्या क्या आता है, इसमें आता है अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तकों की को आंखों से सन्निकट या दूर रखना, अशुद्ध पढ़ना, पढ़ने में गति का ना होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना, ये सब चीजें आती हैं, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद 25 क्वेश्चन देखेंगे। कोऽपि छात्रा अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनं लिखितं लिखति इदं किम कथ्यते। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूपेण रचनात्मकम लेखनम लिखति, मूल रूप रचनात्मक लेखन लिखता है। इदम किम कथ्यते, इसे क्या कहते हैं, लेखन, कथा लेखन कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं, सृजनात्मक लेखन कहते हैं, फिर पत्र लेखन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई भी छात्र अनुकरण की अपेक्षा, अनुकरण नहीं कर रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है सेम वही वही छाप लो, नहीं, मूल रूप रचनात्मक लेखन लिखता है, वो रचनात्मक लेखन लिखता है। तो रचनात्मकता का अर्थ किससे हुआ, सृजनात्मकता से हुआ। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी नई वस्तु का निर्माण करना ही सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मक क्या क्या होती है, सृजनात्मकता
नई वस्तु का निर्माण करना। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये सृजनात्मकता हो गई। लेखन जिसमें नवीन रचनाओं, विचारों और शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें शब्दों का अर्थ ना होकर हर शब्द एक नया प्रयोग होता है जो लेखन को नवीन अर्थ प्रदान करता है। सृजनात्मकता जो होती है वो लेखन में भाषा की अभिव्यंजना महत्वपूर्ण होती है। ठीक, इसमें मौलिक, नया या फिर विशिष्ट और अर्थवान होने का बोध होता है। जब कोई छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु का पूर्णतः अनुकरण ना करके उसके मूल रूप से भिन्न अथवा अपनी बुद्धि, अपनी खुद की सोच, विवेक और रचनाशील का प्रयोग करता है तो लेखन को नवीन रूप देता है, तो इसी को सृजनात्मक लेखन कहते हैं। ठीक, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर। इसका तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आता है। 26 क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम अंतर्गतः विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्ध। ऐसा कह रहे हैं कि अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है। इसमें कह रहे हैं कि अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किम क्षेत्रम, कौन सा क्षेत्र, उच्च स्तर के चिंतन से संबंधित है। स्मरणात्मक है, अवबोधनात्मक है, मूल्यांकनात्मक है, अनुव्यवहारात्मक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन जो होता है वो उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है। छात्रों में मूल्यांकन करने की शक्ति का विकास उच्च स्तरीय चिंतन का ही परिणाम है। जब बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन, सोचने की, समझने की क्षमता हो जाती है तब वो मूल्यांकन करने की शक्ति में प्रवीण हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, छात्र जो है वो विभिन्न तत्व और सीखने के क्षेत्र का स्वयं विश्लेषण करता है जो उनकी समझ, ज्ञान, बुद्धि, भावना, चिंतन ये सब पर निर्भर करता है। चिंतन के 5 स्तर हैं: प्रत्यक्षित, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक या फिर आलोचनात्मक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 27 देखेंगे। साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। साहित्य शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाठ शब्दकोश है, ऑप्शन देख लेंगे पहले। पाठ से संदर्भ, पाठ का संदर्भ, सम्यक उच्चारण, छंदः ज्ञानम, छंद का ज्ञान। तो साहित्य शिक्षण में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पाठ से संदर्भ है। साहित्य शिक्षण में पाठ का संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण होता है। बी नंबर राइट। 28 क्वेश्चन देखेंगे। शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। शब्दार्थ का ज्ञान में सबसे उपयुक्त क्या है। शब्दार्थ ज्ञानम, इसमें अलंकारणम परिचय, अलंकार का परिचय, वर्ण विन्यास या फिर कवि परिचय या फिर विविध संदर्भे शब्द प्रयोग। देखिए शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्ता है, शब्दार्थ ज्ञान के लिए क्या उपयुक्त है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4th नंबर, विविध संदर्भों में शब्द का प्रयोग। शब्दार्थ का ज्ञान उनके विभिन्न संदर्भों में शब्द प्रयोग करने से होता है। ठीक, तो ये आपका इस जब संदर्भ होंगे, जब उसमें आप वाक्य, जैसे आप वाक्य का प्रयोग कर रहे हो, ठीक, वाक्य का प्रयोग कर रहे हो तो इससे भी आपका शब्दार्थ का ज्ञान होगा। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। विविध संदर्भों में शब्द को प्रयोग करना ये आपका शब्दार्थ ज्ञान में के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर। 29 क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। व्याकरण के ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। नियमानाम स्मरणम, नियमों को याद करना, विभिन्न संदर्भेषु पाठ बिंदु नाम अभ्यास, विभिन्न संदर्भों में पाठ बिंदुओं का अभ्यास करना, स्वच्छ सुंदर लेख, साफ सुथरा लिखना, जीवन कौशलानि, जीवन के कौशल।
तो देखिए इसमें भी साफ साफ आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास। अभ्यास से शिक्षा प्रवीण होती है, बहुत ही उत्तम होती है। ठीक, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका बी नंबर। याद करना है, नीपी 2020 इसको निषेध मानती है। ठीक है, रट्टा मारना ये आपका गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? शब्द शक्तियाँ, शब्द योजन, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो होते हैं ये सब पाठ्य बिंदुओं के का तात्पर्य है इन सब से। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद देखिए जीवन कौशल में व्याकरण शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ये। सुंदर लेख लिखना ये कोई औचित्य नहीं है। ठीक, सुंदर लेख लिखना इसका व्याकरण से कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, तो इसलिए आपको बता दिया कि इसमें राइट आंसर बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर आपका। अभिप्रेरक लेखनम निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहितम अस्ति। ऐसा कह रहे हैं कि अभिप्रेरक लेखन निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? कार्य मूल्यांकनम, संपादनम, प्रतिपत्राणि, ऐसे कह रहे हैं, या फिर चरितम, आत्म चरितम, या फिर विश्वकोशः, लेखा, रेखाचित्राणि, समाचारः, प्रतिवेदनानि, पाठ्यपुस्तकानि। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि कार्य मूल्यांकनम, संपादकम, प्रतिपत्राणि, मतलब मूल्यांकन और संपादकीय पत्रों में अंतर्निहित होता है ये। फिर चरित, आत्मचरितम, चरित्र और आत्मचरित किसी व्यक्ति के पूरे जीवन या उसमें एक विशिष्ट अवधि की कहानी होती है इसमें। ठीक है, आत्मचरित में किसी चरित्र चित्रण में से सभी को प्रेरणा प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए और नेक्स्ट है विश्वकोश का अर्थ है कि विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार जो ज्ञान से संबंधित होता है, ना कि अभिप्रेरक लेखन से, इसलिए ये भी नहीं है। और इसमें समाचार वाले में क्या है कि समाचारों के प्रतिवेदनों में और पाठ्य पुस्तकों के संपादकीय में कुछ हद तक अभिप्रेरणात्मक लेखन होता है, अतः ये भी सही नहीं है आपका। तो इसलिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिप्रेरक लेखन में अभिप्रेरक लेखन के क्षेत्र क्या क्या हैं? आलोचना है, समीक्षा, प्रतिक्रिया पत्र है, संपादकीय, प्रस्ताव, विज्ञापन, ये तो इसके क्षेत्र हैं प्रेरक के। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रेरक लेखन का उद्देश्य पढ़ने मतलब जो पाठक होता है उसके किसी विचार या राय पर विश्वास करने के लिए तैयार करना। अभिप्रेरक लेखन का उपयोग उपदेश में भी किया जाता है। अब प्रेरक से तात्पर्य होता है कि प्रेरणा देने वाला, और अभिप्रेरक क्या होता है? ऐसा जो लेख जो प्रेरणा दे, ऐसी कोई लेख जो प्रेरणा दे। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए नंबर। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चंस इंक्लूड थे इस क्लास में। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपको वीडियोस पूरी देखनी है और ध्यान से देखनी है। बीच में गैपिंग हो गई थी, तो अभी फिर से ये श्रृंखला चालू हो गई है, अभी लगातार होगी आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, इसलिए क्लासेस बंद करनी पड़ी थी 4-6 दिन के लिए। तो अभी ये आपको इसमें दे दिया गया है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस और लेके आएंगे। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है, बिना स्किप किए। ठीक है, कुछ भी स्किप मत करिएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो चुन चुन कर लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
गद्यांश भी आपको दिए गए हैं बहुत सारे और आगे भी दिए जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन सारी चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।